बहुजन संघटक के माध्यम से साल भर से व्याख्यानमाला का आयोजन शुरू है। आज 23 जून 2021 को राजर्षि शव महाराज का जन्मदिन त्यौहार के रूप में समस्त बहुजन समाज के लोगों ने मनाना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव बाबा साहब अम्बेडकर ने मानगांव इस जगह पर जो परिषद हुई थी 1920 में मार्च महीने के 20 और 21 तारीख को, उस समय इस प्रकार का प्रस्ताव वहाँ पारित किया गया था। जिस परिषद के मुख्य अतिथि राजर्षि शव महाराज थे, उस परिषद में दक्षिण भारत के देहातों से लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे। इस परिषद का आयोजन करने में शव महाराज के कार्यकर्ताओं ने, उनके सहयोगियों ने इसका आयोजन किया था और इस परिषद की अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सौंपी गई थी। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने वहाँ पर लगभग 15 प्रस्ताव रखे थे। उसमें से दूसरे नंबर का जो प्रस्ताव था, जिस विषय पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि बाबा साहब ने ये क्यों कहा था कि शव महाराज की जयंती या उनका जन्मदिन पूरे विश्व में त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। इसका कारण क्या हो सकता है? इस प्रकार का प्रस्ताव बाबा साहब ने उस परिषद के सामने क्यों रखा था? ये सोच विचार का विषय है। शव महाराज ने ऐसा क्या किया, ऐसा किस प्रकार का योगदान उनका रहा कि 1920 के उस परिषद में बाबा साहब को ये कहना पड़ा कि इस महापुरुष की जयंती या उनका जन्मदिन हम सभी लोगों ने त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेज आने के बाद शिक्षा के दरवाजे इस देश के उन लोगों के लिए खुले जिनके शिक्षा लेने पर पाबंदियां थी, धन अर्जित करने पर पाबंदियां थी, हथियार रखने पर पाबंदियां थी, अच्छे मकान में रहने के लिए पाबंदियां थी, अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी वहाँ पाबंदियां थी। इंसानियत के जो अधिकार थे वो हजारों सालों से वहाँ उनसे छीन लिए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार 1813 में एक चार्टर एक्ट बनाया और चार्टर एक्ट के माध्यम से जो हजारों साल की शिक्षा पर की पाबंदी थी उठाई गई और उस चार्टर एक्ट में क्लॉज नंबर 4 में ये प्रोविज़न कराई गई कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत है वहाँ पर शिक्षा के जो दरवाजे बंद है वो खोल दिए गए हैं। शिक्षा आप ले सकते हैं, आप एजुकेट बन सकते हैं। इस प्रकार का अधिकार जब इस देश के उन लोगों को मिला जो लोग इन तमाम बातों से वंचित रखे गए थे, शिक्षा का प्रसार हुआ और उसी कानून के अंतर्गत
महात्मा ज्योतिराव फुले ने पुणे में एक एजुकेशन की मूवमेंट शुरू की, उस कानून के आधार पर कि हम शिक्षित हो सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, स्कूल शुरू कर सकते हैं। और इसीलिए पुणे में 1 जनवरी 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए पहली स्कूल खोली। और ये स्कूल खोलने का, स्कूल चलाने का सिलसिला शुरू रहा। और 1851 में महात्मा ज्योतिराव फुले के, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के ये शैक्षणिक आंदोलन के योगदान के लिए उनका बहुत बड़ा सत्कार किया गया। ये पहली घटना थी भारत के इतिहास की कि हम लोग भी सम्मानित हो सकते थे, हमारा भी वहाँ गौरव हो सकता था शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के योगदान के लिए। और महात्मा ज्योतिराव फुले का उस प्रकार का सम्मान हुआ। 1873 को 24 सितंबर को महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया। और जो कुरीतियाँ थी, अवडंबर थे, कर्मकांड थे, अंधश्रद्धा थी, उसके खिलाफ में जनजागृति के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया, उसका एजेंडा बनाया गया, उसकी आइडियोलॉजी तैयार की गई, उसकी लीडरशिप महात्मा ज्योतिराव फुले के माध्यम से समाज के सामने आई। उन्होंने समाज का नायक बनने का वो बेड़ा उठाया और समाज को सही राह पर लाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। महात्मा ज्योतिराव फुले को भारत के समाज क्रांति के पितामह के रूप में माना जाता है। जब धनंजय कीर ने महात्मा ज्योतिराव फुले की जीवनी लिखने का संकल्प लिया, तब उन्हें उस किताब का नाम क्या रखना चाहिए, इस पर उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में वो मिले और अपनी ये जो मानसिक स्थिति है, उस किताब का टाइटल क्या होना चाहिए, इसे लेकर उन्होंने बाबा साहब से सलाह लिया, परामर्श किया। तो बाबा साहब ने उन्हें सलाह दी कि आपके इस किताब का जो नाम है, जो अंग्रेजी में लिखी जा रही थी, उस किताब का नाम होना चाहिए फादर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, महात्मा ज्योतिराव फुले, फादर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। मतलब भारत में शिक्षा के माध्यम से जो परिवर्तन की लहर शुरू हो गई थी, जिसकी अगुवाई महात्मा ज्योतिराव फुले कर रहे थे, जिन्होंने इस देश के वर्णवादी या मनुस्मृति के आधार पर जो समाज व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का जो अभियान शुरू किया था, आंदोलन शुरू किया था, समानता के लिए, स्वाभिमान के लिए, भाईचारे के लिए, बौद्धिक आज़ादी के लिए जो आंदोलन महात्मा ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जो 3 गुरु उन्होंने चुने थे, पहले गुरु तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे गुरु संत कबीर और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिराव फुले। तीनों का काल अलग है, समय अलग है, परिस्थितियाँ अलग है, लेकिन तीनों की आइडियोलॉजी, तीनों की विचारधारा ये समानता के लिए थी, भाईचारे के लिए थी, बौद्धिक आज़ादी के लिए थी, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए थी, गुलामी को खत्म करने के लिए थी, सामाजिक बराबरी का एक बहुत बड़ा संदेश उनके विचारधारा के माध्यम से दिया जा रहा था। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शुरू किए उस एजुकेशन राइट के कारण ये शिक्षा का आंदोलन शुरू किया, सत्यशोधक मूवमेंट का आंदोलन आगे बढ़ाया और पूरे भारत में एक संदेश भेजा कि हम अभी रुकने वाले नहीं हैं,
हम आगे बढ़ने वाले हैं और हमारे इंसानियत के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती नहीं है। और इस प्रकार से महात्मा ज्योतिराव फुले के इस नेतृत्व के कारण, लीडरशिप के कारण भारत में एक संदेश आ गया कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिसे शूद्र और अतिशूद्र के नाम से जाना जाता है, ये लोग आज उठकर खड़े हो गए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी इंसानियत की बातें वो बोल रहे हैं। जो कुछ कालबाह्य कुरीतियाँ है, ग्रंथ है, किताबें हैं, उसमें लिखी हुई जो बातें हैं वो मानने से इनकार कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हमें ही ये गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर क्यों किया गया है। ये जातियों की जो दीवारें हैं, जो एक दूसरे को नीच और ऊंच मानती है, इंसानियत वहाँ से गायब है, जातियाँ वहाँ पर जिंदा है। ऐसे हालात में महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक व्यवस्था निर्माण करने के लिए वो काम शुरू किया था और ये काम बड़ौदा तक पहुंचा था, कर्नाटका तक पहुंचा था, बेड़गांव तक पहुंचा था। दक्षिण भारत के कई जगह पर महात्मा ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन के कार्यकर्ता इस आंदोलन का प्रचार और प्रसार कर रहे थे और महात्मा ज्योतिराव फुले की लीडरशिप, बहुजन समाज की लीडरशिप, शूद्र अतिशूद्र समाज को भाईचारे के लोरी में बांधने वाली लीडरशिप, किसानों को सही दिशा देने वाली लीडरशिप, कामगारों का आवाज़ बुलंद करने वाली लीडरशिप, महिलाओं के हक और हकूक़ दिलाने वाली लीडरशिप, ये सवर्ण जातियों के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। और उसके पर्याय के रूप में 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन हुआ है और 1885 को राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ है। मतलब महात्मा ज्योतिराव फुले का जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, आज़ादी का आंदोलन था, बहुजन समाज के, शूद्र अतिशूद्र समाज के आज़ादी को जो आंदोलन था, उसे रोकने के लिए, उसे डाइवर्स करने के लिए ये राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ। ऐसे अध्ययन करने वाले लोग, अध्येता लोग आज भी मानते हैं सबूतों के आधार पर। और ये महात्मा ज्योतिराव फुले का 1882 को हंटर कमीशन के सामने जो निवेदन आया कि शासक के रूप में अंग्रेजों ने भारत में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंग्रेज सरकार ने देना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए, ग्रांट्स देनी चाहिए। ये जो बातें थी, ये हंटर कमीशन के माध्यम से महात्मा ज्योतिराव फुले ने सामने रखी थी। और उसी मेमोरेंडम में उन्होंने ये भी बात रखी थी की जात संख्येच्या प्रमाणात कामे नेमाती ही खरी न्यायाची रीति। एजुकेशन तो देना ही चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में सभी जाति बिरादरीयों का भी हिस्सा होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। जात संख्येच्या प्रमाणात कामे नेमाती ही खरी न्यायाची रीति, ये जो ज्योतिराव फुले ने आरक्षण की जो कंसेप्ट है कि जात संख्येच्या प्रमाणात कामे नेमाती, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है, जातियों में और जातियां है। ऐसे हालात में महात्मा ज्योतिराव फुले ने अंग्रेज सरकार के सामने ये अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी कि आपके प्रशासन में भी समाज का हर वर्ग दिखना चाहिए, समाज का हर तबका दिखना चाहिए, सभी को आगे बढ़ने का समान मौका मिलना चाहिए। तो ये कंसेप्ट जो आरक्षण की है, ये महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1882 को ही रख दी थी। इसीलिए ये कहा जाता है कि फादर ऑफ रिजर्वेशन कंसेप्ट और कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन इज डिलीवर्ड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले। एक कंसेप्ट सामने लाने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया, ऐसा कहा जाता है या ऐसा कहना चाहिए। फादर महात्मा ज्योतिराव फुले इज द फादर ऑफ रिजर्वेशन कंसेप्ट। ये जो आरक्षण की जो बात है, जिसे आगे चलकर शाहू महाराज ने अपने संस्थान में, कोल्हापुर संस्थान में, जब उन्होंने
1894 को कारोबार अपने हाथों में लिया और कारोबार हाथ में लेने के बाद जब उन्होंने अपने राज्य का दौरा किया, कार्यालय की पूरी हालत उन्होंने जांची पड़ताली, तब उनके ध्यान में आया कि मेरे शासन में, मेरे प्रशासन में सभी जातियां दिखती नहीं है, सभी जातियों का उसमें हिस्सा नहीं है। कुछ सीमित जातियां, पर्टिकुलर कास्ट मेरा प्रशासन चला रही है, बाकी के लोगों के लिए वहाँ कुछ भी हिस्सेदारी नहीं है। और इसीलिए शाहू महाराज ने 1902 में, 26 जुलाई 1902 में एक जीआर उन्होंने निकाला। जीआर जो था वो अंग्रेजी में था। क्या लिखा था उस जीआर में? करवीर सरकारचे गॅझेट 26 जुलै 1902 नोटिफिकेशन जनरल डिपार्टमेंट कोल्हापुर डेटेड 26 जुलाई 1902। वो जो आदेश है आरक्षण का, वो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ, शाहू महाराज के आदेश से प्रकाशित हुआ। और वो के.एन. पंडित जो एक्टिंग दीवान थे कोल्हापुर राज्य के, उनके सिग्नेचर से हुआ, बाय ऑर्डर ऑफ हिज हाइनेस दी छत्रपति महाराज। क्या लिखा था उस ऑर्डर में? महात्मा ज्योतिराव फुले या आरक्षण की कंसेप्ट रखते हैं की जात संख्येच्या प्रमाणात कामे नेमाती ही खरी न्यायाची रीति। ये कंसेप्ट को अमली जामा पहनाने का काम शाहू महाराज करते हैं। 26 जुलाई 1902 को नोटिफिकेशन निकालकर गैजेट में प्रकाशित करके 11 नंबर का जो आदेश है, एंडेवर्स हैव बीन मेड इन रिसेंट ईयर्स इन द कोल्हापुर स्टेट to foster and encourage the education of all classes of the subjects, but so far His Highness regrets to have to record that those endeavors have not, in the case of the more backward classes, met with the success that was hoped for. His Highness has had the matter under very careful consideration and has come to the conclusion that this want of success is due to the fact that the rewards for higher education are not sufficiently widely distributed. To remedy this to a certain extent and to establish within the state an incentive to the backward classes of His Highness subjects to study up to a higher standard, His Highness has decided that it is desirable to reserve for those classes a larger share of employment in the state service than has hitherto been the case. In pursuance of this policy, His Highness is pleased to direct that from the date of this order, 50% of the vacancies that may occur shall be filled by recruits from among the backward classes. In all offices in which the proportion of officers of the backward classes is at present less than 50%, the next appointment shall be given to a member of those backward classes. A quarterly return of all appointments made after the issue of this order all heads of departments. For the purpose of these orders, the backward classes shall be understood. Mean all caste of thus Brahmins, Prabhus, Shanvis, Parsis and other forward classes. By order of His Highness the छत्रपति महाराजा, साइन बाय के.एन. पंडित, एक्टिंग दीवान। ये आदेश भारत के इतिहास में आरक्षण का प्रारंभ बिंदु शाहू महाराज के इस
आदेश से होता है। यह आदेश 26 जुलाई 1902 को निकाला गया है और इसमें 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। और जिस तारीख से यह आदेश अमल में आएगा उस तारीख को जो पद खाली होगा, जो ऑफिसर वहाँ से रिटायर होगा, वहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस से वो पद भरा जाएगा। ये रिपोर्ट क्वार्टरली 3 महीने में सभी डिपार्टमेंट के हेड्स को देना अनिवार्य कर दिया गया था। और बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन उसमें दी गई थी। किसे बैकवर्ड माना गया है? सभी कास्ट को केवल 4 कम्युनिटी को छोड़कर जो फॉरवर्ड है, जो आगे गई है, जिनका विकास हो चुका है, जिनका सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, ऐसी 4 कम्युनिटीज़ को उसमें मेंशन किया गया है। जो जातियों के नाम जो आदेश में दिए गए हैं, जिसमें पहला नाम ब्राह्मीण्स है, दूसरा नाम प्रभुज है, तीसरा नाम शनवीज है और चौथा नाम पारसीज है। और उसके इक्विवेलेंट बाकी की जो फॉरवर्ड कास्ट है उसको छोड़कर बाकी सभी जातियों के लिए ये 50% आरक्षण का प्रावधान उस आदेश में शिव महाराज के माध्यम से दिया गया है। तो ये आदेश का परिणाम भारत के प्रेस मीडिया पर क्या हुआ, क्या प्रतिक्रिया आई? शिव महाराज ने सोशल रिप्रेजेंटेशन, जिसे शिव महाराज के शब्दों में सामाजिक लोकतंत्र का नाम दिया गया है आरक्षण को। यह आरक्षण दूसरा कुछ नहीं है, ये सामाजिक लोकतंत्र है, सोशल डेमोक्रेसी है। सभी जातियों का वहाँ हिस्सा होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन गवर्नेंस। ये भाषा, ये परिभाषा आरक्षण की शिव महाराज के माध्यम से दी गई भारत में पहली बार। मतलब ये कंसेप्ट जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने आरक्षण की रखी थी, उसे अमली जामा पहनाने का काम शिव महाराज ने इस आदेश के माध्यम से किया। ये आदेश पारित होने के बाद जो फॉरवर्ड कास्ट थी, जो आगे बढ़ चुकी कास्ट थी, जो ऊंचाई पर पहुंची हुई जातियां थी, उन्हें बड़ा धक्का लगा, अचरज हुआ, अचंभा लगा कि हम ये क्या देख रहे हैं। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कानून नहीं बनाया, इस प्रकार का आदेश पारित नहीं किया। हम जैसा कहते थे, जैसा हम सोचते थे, जैसा हम सुझाव देते थे, वैसा ही होता था। लेकिन आज क्या हुआ? हमारी जो मोनोपाली थी, हमारा जो वर्चस्व था, उस वर्चस्व को लगाम लगाने का कार्य यह आदेश के कारण हो रहा है। और इसीलिए पुणे का केसरी नाम का जो पत्र था, उस केसरी में अग्रलेख लिखा गया। यहाँ पर गुणवत्ता की हानि हुई है, गुणवत्ता के ऊपर चोट पहुंचाई गई है। कौन सी गुणवत्ता? कौन सवाल कर रहे हैं गुणवत्ता का? जिस प्रकार से अभी अभी आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि शिव मेरिट शिव नेशन, वही बात 125 साल पहले की गई थी कि शिव महाराज ने जो आदेश निकाला है वो गुणवत्ता के साथ यहाँ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। गुणवत्ता की बात कौन कह रहे हैं? वही लोग कह रहे हैं जो मोनोपोलाइज हुए थे, जिनकी संख्या 70% से ज़्यादा थी। ऐसे लोग शिव महाराज के इस आरक्षण नीति का विरोध करने के लिए आ गए और उन्होंने कहा कि शिव महाराज ने ये हम लोगों के ऊपर अन्याय किया है। शिव महाराज ने दूसरा आदेश पारित किया था कि ये आरक्षण नीति के अनुसार रिक्रूटमेंट होने वाली है, भर्तियां होने वाली है, और भर्तियों में बहुजन समाज के लोग शासन में आने वाले हैं, प्रशासन में आने वाले हैं, ऑफिसेस में आने वाले हैं, अधिकारी बनने वाले हैं। फिर उन लोगों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? ऑफिस में जो बड़े बड़े पदों पर विराजमान लोग थे, जो आगे के पंक्ति के लोग थे, सवर्ण जातियों के लोग थे, जिसे उस समय के भाषा में कहा जाता था, उन लोगों के लिए शिव महाराज ने दूसरा आदेश निकाला था। और ये आदेश भभा जाधव, इन्होंने एक किताब संपादित की थी 1971 में। उस किताब का नाम था राजर्षी श्री शिव महाराजांची भाषणे। संपादक भभा जाधव, एडिशन थी 1971। इसके पेज नंबर 5 और 6 पर
ये आदेश उन्होंने प्रिंट किया है। आदेश में शाहू महाराज की जो आज्ञा थी, उन्होंने जो मराठी में आज्ञा निकाली थी, कोल्हापूर इलाख्यातील रेव्हेन्यू, ज्युडिशियल आदी करून सर्व अधिकाऱ्यांनी आमच्या संस्थानात जे अस्पृश्य नोकरी धरतील त्यांना प्रेमाने व समतेने वागविले पाहिजे। जर कोणा अधिकाऱ्यांची वरीलप्रमाणे अस्पृश्यांना वागविण्याची इच्छा नसेल, त्याने हा हुकूम पोहोचल्यापासून 6 आठवड्याच्या आत नोटीस देऊन राजीनामा द्यावा, त्याला पेन्शन मिळणार नाही। आमची अशी इच्छा आहे की आमच्या राज्यातील कोणाही इस्माला जनावराप्रमाणे न वागवता मनुष्य प्राण्याप्रमाणे वागवावे। शाहू छत्रपती। रिजर्वेशन का आदेश निकालकर शाहू महाराज रुके नहीं। अधिकारी लोग उस पर अमल कर रहे या नहीं कर रहे, उसके ऊपर भी उनका बहुत ध्यान था। उनके एटीट्यूड की उन्हें पूरी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने दूसरा आदेश पारित किया कि ये आरक्षण नीति के कारण जो लोग, बहिष्कृत समाज के लोग इस ऑफिसेस में अपना पद ग्रहण करेंगे, उनके साथ आपका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, और यदि इस प्रकार का व्यवहार आप नहीं करेंगे तो 1.5 महीने के अंदर आप ये रेजिग्नेशन देना होगा, राजीनामा भेजना होगा। और राजीनामा देने के बाद आपका जो अधिकार है पेंशन हासिल करने का, आप लोगों को पेंशन मैं देने वाला नहीं हूं, पेंशन आपको मिलने वाली नहीं है। देखिए, शाहू महाराज ने बहुत ही सोच समझकर यह आदेश निकाला। कुछ लोग उन्हें क्वार्टरली रिपोर्ट भेजते थे कि महाराज, आपके आरक्षण नीति के कारण बहुत ही कम कार्यक्षमता वाले लोग यहाँ भर्ती हो रहे हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं आता है। हमने काम आगे कैसा बढ़ाना चाहिए। शाहू महाराज ने उनकी बातें सुनने के बाद, उनके रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद उन्हें दोबारा ये हिदायत दी कि आप गुणवान लोग हैं, कार्यक्षम लोग हैं, मेरिट वाले लोग हैं। ये जो जिनमें मेरिट आप लोग नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमें भेज रहे हैं, आप नहीं आता है। शाहू महाराज ने उन्हें आदेश दिया कि आप गुणवान लोग हो, अनुभवी लोग हो, ये नए लोगों को आप ट्रेनिंग दो, उन्हें काम सिखाओ, उन्हें मौका दो, उन्हें प्रोत्साहित करो, भाईचारे के साथ उनके साथ बर्ताव करो। यदि ये संभव नहीं है तो फिर इस्तीफा दो, हम आपको पेंशन नहीं देने वाले। ये नीति का परिणाम ये हुआ शाहू महाराज के कि जहां पर सवर्ण जाति उनका वर्चस्व था, जो आंकड़े हमें उपलब्ध है, उस आंकड़ों के आधार पर ये हम बोल सकते हैं कि शाहू महाराज की नीति कितनी सच्ची थी, इफेक्टिव थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पर सवर्ण जाति के लोग बड़े पैमाने पर कब्जा किए हुए थे, 20 साल ये आरक्षण नीति चली और ये आरक्षण नीति का ये ऐसा परिणाम हुआ अरे अरे दर्द बंद झालं रे। आरक्षण नीति का परिणाम यह हुआ कि मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। जनरल डिपार्टमेंट में आरक्षण नीति शुरू होने के पहले ये आंकड़े धनंजय कीर की किताब में उन्होंने दिए हैं
1992 में उन्होंने राजर्षि शाहू छत्रपति नाम की किताब प्रकाशित की थी। उसके पेज नंबर 245 पर यह आंकड़ेवारी दी है, जिसमें जनरल डिपार्टमेंट था, उसमें टोटल पोस्ट थी 71, उसमें ब्राह्मीण थे 67, उसका रिप्रेजेंटेशन कोल्हापुर प्रशासन में था 94.37। यह आरक्षण शुरू होने के पहले के आंकड़े हैं। इसमें बैकवर्ड्स थे, बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे केवल 4, और उसका रिप्रेजेंटेशन शाहू महाराज के प्रशासन में था 5.63। जो उनका प्राइवेट डिपार्टमेंट था शाहू महाराज का, उसमें रिजर्वेशन का आदेश पारित होने के पहले एकूण पोस्ट थी 53, ब्राह्मीण थे 46, उनका रिप्रेजेंटेशन था 87.79। बैकवर्ड क्लास के लोग थे केवल 7, उसका रिप्रेजेंटेशन था 13.21। आरक्षण नीति 26 जुलाई 1902 को शुरू हुई। शाहू महाराज 6 मई 1922 को उनका देहांत हुआ। 1902 से लेकर 1922 तक, मतलब ये 20 साल में आरक्षण नीति का जो इफेक्ट हुआ, जो अमल हुआ इफेक्टिवली, उसका नतीजा ये हुआ 1922 के जो आंकड़े दिए उस किताब में, जनरल डिपार्टमेंट में टोटल पोस्ट थी 95, ब्राह्मीण उसमें थे 36 1922 में। जो 1894 आरक्षण शुरू होने के पहले जहां पर 67 थे, टोटल पोस्ट 71 थी, उसमें ब्राह्मीण 67 थे, उनका रिप्रेजेंटेशन कोल्हापुर संस्थान में 94.37 था। ये जनरल डिपार्टमेंट में 1922 में टोटल पोस्ट 95, उसमें ब्राह्मीण 36, उनका रिप्रेजेंटेशन उस समय 20 साल के बाद 37.89। बैकवर्ड कम्युनिटी के रिजर्वेशन नीति के कारण 59 हुए और उनका रिप्रेजेंटेशन 62.11 हुआ। प्राइवेट डिपार्टमेंट में टोटल पोस्ट 152 थी, उसमें ब्राह्मीण 43 थे, उनका रिप्रेजेंटेशन 28.29 था 1922 में रिजर्वेशन नीति के बाद। बैकवर्ड कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन 152 में से 109 हुआ और उनका पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी 71.71। ये है शाहू महाराज के आरक्षण नीति का परिणाम। लोगों में हौसला आया, पढ़ने में लोगों में बहुत बड़ी दिलचस्पी बढ़ी, और दिलचस्पी बढ़ने के बाद लोगों ने अपने बच्चों को शाहू महाराज के द्वारा जो हॉस्टल्स की मूवमेंट चलाई थी, जिसे कहा जाता है कि भारत में आरक्षण की जो मूवमेंट है, जिस प्रकार से शाहू महाराज ने शुरू की, उसी प्रकार से हॉस्टल की भी मूवमेंट चालू की। जब तक बच्चे लोग देहात छोड़कर शहर में आते नहीं, शहर में आएंगे तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, उनका गुजारा कैसे होगा। और इसीलिए शाहू महाराज ने बहुजन समाज के, बैकवर्ड समाज के लोगों के हालात को देखते हुए आरक्षण की मूवमेंट शुरू की। उस समय की जातियों की जो मानसिकता थी उसे ध्यान में रखते हुए जातियों के नाम से हॉस्टल शुरू किए। मैं आप लोगों को, आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि शाहू महाराज ने लगभग 20 हॉस्टल शुरू किए कोल्हापुर में। कोल्हापुर को मदर ऑफ हॉस्टल्स कहा जाता है। कोल्हापुर नगरी ये हॉस्टल की मदर है, मदर ऑफ हॉस्टल्स। उसमें 1901 में विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग स्थापित की गई। उसी साल में दिगंबर जैन बोर्डिंग तैयार हुई, जिस दिगंबर जैन बोर्डिंग के रूम नंबर 4 में रयत शिक्षण संस्था के संस्थापक कर्मवीर भौरव पाटिल रहा करते थे। मतलब शाहू महाराज के हॉस्टल के मूवमेंट ने एक एजुकेशन मूवमेंट को चलाने वाला एक नेता तैयार किया, जिस नेता का कमरा नंबर 4 था।
आज भी जो लोग कोल्हापुर जाना चाहते हैं, जाने का मौका जिन्हें मिलेगा, वो जरूर वो हॉस्टल की इमारतें देखे, ये जैन दिगंबर बोर्डिंग जरूर देखे और कमरा नंबर 4 भी देखे, जहाँ पर लिखा गया है कि ये वही कमरा है जहाँ रयत शिक्षण संस्था के संस्थापक कर्मवीर भौराव पाटिल विद्यार्थी के रूप में रहते थे। 1906 में वीरशैव लिंगायत विद्यार्थी वसति गृह का निर्माण हुआ। उसी साल मुस्लिम बोर्डिंग का निर्माण हुआ। 1908 में मिस क्लार्क हॉस्टल तैयार हुई। उसी साल दैवध्य शिक्षण समाज बोर्डिंग का निर्माण हुआ। 1911 में श्री नामदेव बोर्डिंग का निर्माण हुआ। 1912 में पांचाल ब्राह्मण वसति गृह का निर्माण हुआ। पांचाल ब्राह्मण वसति गृह मतलब ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए भी शाहू महाराज ने हॉस्टल शुरू किया था। बाद में 1915 में श्रीमती सरस्वतीबाई गौड़ सारस्वत ब्राह्मण विद्यार्थी वसति गृह का निर्माण हुआ। 1915 में इंडियन क्रिश्चियन हॉस्टल निर्माण हुआ। 1915 में दूसरा हॉस्टल राव बहादुर सबनीस प्रभु बोर्डिंग, यानी किसी भी जाति के ऊपर शाहू महाराज ने अन्याय नहीं होने दिया। जो आरक्षण के आदेश में प्रभु लिखा है, ब्राह्मण लिखा है, वो समाज को भी शाहू महाराज ने अलग नहीं रखा, उनके लिए भी हॉस्टल का निर्माण किया। 1918 में वैश्य बोर्डिंग का निर्माण हुआ। 1919 में ढोर चांभार बोर्डिंग का निर्माण हुआ। 1920 में शिवाजी वैदिक विद्यालय वसति गृह निर्माण हुई। 1920 में श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस निर्माण हुआ। 1921 में सुतार बोर्डिंग का निर्माण हुआ। उसी साल नाभिक विद्यार्थी वसति गृह का निर्माण हुआ। नाभिक मतलब नाई। 1920 में सोमवंशीय आर्य क्षत्रिय बोर्डिंग का निर्माण हुआ और उसी साल श्री देवांग कोष्टी बोर्डिंग का निर्माण किया गया। इस प्रकार से 20 जातियों के हॉस्टल, जिसमें क्रिश्चियन का हॉस्टल है, मुस्लिम का हॉस्टल है, ब्राह्मण का हॉस्टल है, प्रभु का हॉस्टल है, मराठा का हॉस्टल है, ढोर चांभार का हॉस्टल है। इस प्रकार से सभी जातियों के लिए शाहू महाराज ने हॉस्टल का मूवमेंट आगे बढ़ाया और इस प्रकार से शाहू महाराज के इस काम के कारण सभी समाज में शिक्षा का बहुत बड़ा इंटरेस्ट तैयार हुआ और ये जो बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, ऐसे लोगों के लिए फिर आरक्षण नीति काम में आई, वो बच्चे अधिकारी बने। यहाँ ही नहीं शाहू महाराज रुके, उन्होंने जो अस्पृश्य जातियां थी उन्होंने वकालत करने के लिए चार्टर दिया, सनद दी। जो जातियां आज भी कोतवाल बुक में हम जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं, हमारे पुरखों की जातियां लिखी है, उनका नाम यदि गंगाराम है तो गंगिया, वहां सरनेम नहीं लिखा गया है, उसके जाति लिखी गई है गंगिया और उसकी जात। मोतिया, मोतीराम नहीं मोतिया, काशीराम नहीं काशा और उसकी जात। इस प्रकार से कोतवाल नक्कल में हमारे बुजुर्गों के, हमारे पुरखों के इस प्रकार से उल्लेख हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो शाहू महाराज के इस काम के कारण भारत में उन्होंने परिशोधन का आयोजन किया, कॉन्फ्रेंसेस ली, दौरे किए, भाषण दिए और ये भाषणों का परिणाम ये हुआ, जैसा कि खामगांव में, विदर्भा का बुल्ढाना जिला है, वहाँ खामगांव नाम की तालुका प्लेस है। खामगांव में 1917 को शाहू महाराज ने मराठा कुर्मी समाज के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ली थी और उस शिक्षण परिषद में उन्होंने सभी समाज के लोगों के लिए ये संदेश दिया था कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, शिक्षा के केंद्र शुरू होने चाहिए और लोग पढ़ने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए, कुरीतियों से दूर रहने चाहिए, जाति पाति के भावना से ऊपर उठने चाहिए। इस प्रकार का संदेश उन्होंने कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 3 शिक्षा संस्थाओं के बारे में सभी लोग जानते हैं, उसमें सबसे बड़ी संस्था के रूप में रयत शिक्षण संस्था सातारा
जिसका निर्माण कर्मवीर भीमराव पाटिल ने किया था। दूसरी शिक्षण संस्था भारत महाराष्ट्र की सबसे बड़ी, जो श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती है, जिसका गठन 1932 में हुआ था और उसके संस्थापक के रूप में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख का नाम इतिहास में लिखा गया है। ये प्रेरणा खामगांव में 1917 में जो शाहू महाराज की अध्यक्षता में जो शिक्षण परिषद हुई थी मराठा समाज की, कुर्मी समाज की, उससे वो प्रेरणा प्राप्त हुई और बहुत बड़ी संस्था वहाँ पर तैयार हुई, जो महाराष्ट्र की दूसरे नंबर की संस्था मानी जाती है। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था कि शाहू महाराज का जन्मदिन ये त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए, उन्होंने पीपल एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण किया। इस प्रकार से शाहू महाराज के इस एजुकेशन आंदोलन का परिणाम ये तीनों भी शिक्षण संस्था पर दिखता है। नागपुर में 1920 में शाहू महाराज जब आए थे एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने के लिए, उस कॉन्फ्रेंस को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आयोजित किया था। उसकी अध्यक्षता शाहू महाराज ने की थी, जो मई महीने में हुई थी 1920 में। उस समय उन्होंने जिस प्रकार से 20 जातियों के लिए हॉस्टल्स कोल्हापुर में शुरू किए थे, जहाँ जहाँ शाहू महाराज जाते थे वहाँ वहाँ वो हॉस्टल का निर्माण करने के लिए प्रेरित करते थे और डोनेशन देते थे। जिस हॉस्टल से मेरी पढ़ाई हुई है वो हॉस्टल का नाम श्री संत चोखामेला शासकीय वसति गृह, दक्षिण अंबाझरी रोड, नागपुर है। 1920 में शाहू महाराज जब नागपुर दौरे पर आए थे कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने के लिए, उस समय उन्होंने 5,000 रुपये का डोनेशन वो श्री संत चोखामेला हॉस्टल को दिया था, जिस हॉस्टल से आज हजारों विद्यार्थी तैयार हुए। आज महाराष्ट्र के मंत्रालय में इसी के जो विद्यार्थी अधिकारी बने हुए दिखते हैं, उसमें से 90% से ज़्यादा बच्चे या विद्यार्थी गवर्नमेंट हॉस्टल की फसल है। गवर्नमेंट हॉस्टल का वो निर्माण है, जिसकी शुरुआत 1920 के 5,000 रुपये के डोनेशन से शाहू महाराज ने नागपुर से की थी। हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए शाहू महाराज का ये ऋण, कि शाहू महाराज का कर्जा। 1919 में शाहू महाराज कानपुर में गए थे कुर्मी समाज के कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने के लिए, क्योंकि शाहू महाराज का ये काम केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, ये कर्नाटका पहुंचा था, ये तमिलनाडु पहुंचा था, आंध्र प्रदेश पहुंचा था, केरला तक पहुंचा था। और ये उनकी जो बहुत बड़ी ये मूवमेंट है महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रही, ये उत्तर प्रदेश तक पहुंची। 1919 में शाहू महाराज कानपुर में गए थे। अप्रैल 1919 को कुर्मी समाज के अधिवेशन का उन्होंने मार्गदर्शन किया था। तो शाहू महाराज के इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम, उनको आगे लेके जाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका से जब एमबी पीएचडी की डिग्री लेकर मुंबई पहुंचे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये समाचार प्रकाशित हुआ था कि एक अनटचेबल परिवार का बच्चा एमए पीएचडी होकर अभी अभी मुंबई में आया है। ये समाचार दत्तोबा पवार नाम के चर्मकार समाज के एक व्यक्ति ने, जो शाहू महाराज ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में जिनकी नियुक्ति की थी, वो दत्तोबा पवार ने शाहू महाराज को बताया कि ये अनटचेबल का बच्चा, अशुद्ध जाति का बच्चा एमए पीएचडी होकर अभी अभी मुंबई आया है। ये समाचार जब शाहू महाराज के सामने रखा गया तो शाहू महाराज की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। राजा थे, छत्रपति थे, उन्हें लगा कि मैंने एजुकेशन की मूवमेंट शुरू की, हॉस्टल की मूवमेंट शुरू की, लेकिन एमए पीएचडी तक पढ़ने वाला बच्चा मेरे संस्थान में आज तक तैयार नहीं हुआ। ये कौन है, ये युवक कौन है, उसे मिलना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को मिलने के लिए नहीं बुलाया, उनका दिल देखिए, शाहू महाराज का दिल देखिए। वो खुद होकर जानकारी लेकर डॉक्टर अंबेडकर के घर में पहुंचे, परल के चाल में। वहां खुद गए उनके घर में और उनको बधाई दी, उनका अभिनंदन किया, उन्हें आर्थिक सहयोग देने के लिए कुछ योजनाएं बनाई और वहां जाकर उन्हें निमंत्रित किया कोल्हापुर आने के लिए।
कि हम आपका परिचय कराते हैं उन लोगों के साथ जिनकी आवाज़ आपने बनना चाहिए, जो गूंगे बहरे लोग हैं, जो इंसानियत से दूर रखे गए लोग हैं। मैंने अपने लेवल पर उनको ऊंचे उठाने का काम किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनका नेतृत्व उन्हीं के जाति के आदमी ने करना चाहिए जो उनके दुख और दर्द को जानता है। और इसीलिए शाहू महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोल्हापुर बुलाया, उन्हें सम्मानित किया। जरी पटका जो सम्मान का प्रतीक होता है उन्हें दिया। राज दरबारी उनके साथ भोजन किया, प्लानिंग बनाई, और उसी प्लानिंग के अंतर्गत ये दक्षिण भारत के बहिष्कृत समाज के कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का प्लान उसी बैठक में तय हुआ। इस प्रकार से शाहू महाराज ने बाबा साहब को अपने आंदोलन का नेतृत्व, जो शाहू महाराज ने आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मानगांव में शाहू महाराज ने बुलाया था। और उसी कॉन्फ्रेंस में शाहू महाराज चीफ गेस्ट थे और अध्यक्षता करने का मौका बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया था। उसमें शाहू महाराज ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर, ये आपके समाज से आते हैं, आपका दुख और दर्द जानने वाले व्यक्ति है। आपके जाति में इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरे भारत में कोई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये घोषित करना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर आपके गुलामी की जंजीरें जरूर तोड़ेंगे। इतना ही नहीं तो ये भारत के बहुत बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। ये भविष्यवाणी, ये भाकित के 22 मार्च को घोषित किया था कि डॉक्टर अंबेडकर ये भारत के नेता के रूप में उभरेंगे और आपकी गुलामी की जंजीरें तोड़ डालेंगे। इतना फोरकास्टिंग, इतना विजन शाहू महाराज ने लोगों के सामने रखा। इतिहास गवाह है, उनके शब्द सच साबित हुए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये उस समय जो ठराव पारित किया था, वो ठराव के जो शब्द है, वो ठराव के शब्द भी आप लोगों के सामने रखना जरूरी है। क्या रखा है उन्होंने? शाहू महाराज के संबंध में शाहू बाबा साहब अम्बेडकर ने उस ठराव में क्या लिखा है, जो मराठी में है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं इस मौके पर। श्रीमन्म महाराज शाहू छत्रपती सरकारी इलाखा करवीर यांनी आपल्या राज्यात बहिष्कृतांना समानतेचे हक्क देऊन त्यांचा उद्धार करण्याचे सत्कृत्य आरंभिले आहे। याबद्दल त्यांचा वाढदिवस प्रत्येक बहिष्कृत व्यक्तीने सणाप्रमाणे साजरा करावा, असे या परिषदेचे मत आहे। 1920 आज 2021, 101 साल हो गया है। क्या हम शाहू महाराज का जन्मदिन त्योहार के रूप में मना रहे हैं? कितने लोग जानते हैं देहात के शाहू महाराज के कार्य के बारे में? शाहू महाराज ने भारत की जाति व्यवस्था मिटाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, जाति के नाम पर होने वाला अत्याचार, अन्याय, अपमान मिटाने के लिए उन्हें जो मिडिल कास्ट में, बैकवर्ड कास्ट में जो सरनेम है, जैसा गायकवाड़ है, जाधव है, इंगले है, या अन्य जो सरनेम है, वो सरनेम आप लोगों ने भी लगानी चाहिए अपने साथ में। ऐसा शाहू महाराज ने एक प्लान बनाया था और उस पर अमल भी किया था। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज जाधव ओबीसी में भी है, शेड्यूल कास्ट में भी है, गायकवाड़ ओबीसी में भी है, मराठा में भी है और शेड्यूल कास्ट में भी है। तो ये तमाम बातें शाहू महाराज ने उस समय प्रायोगिक स्तर पर की थी, और आज उनका जो भाईचारे का संदेश है सभी भारतीयों में आज पहुंचाने का कार्य किसने किया है? शाहू महाराज की सही अर्थों में जो बर्थडे की जो बात है, उनका जन्मदिन त्योहार के रूप में मनाने की जो बात है, ये अमल में किसने लाया है? कौन व्यक्ति है? कौन सा आंदोलन है? ये काम अपने आप होता नहीं है, उसके लिए सत्ता चाहिए। सत्ता के बिना आपकी बातें कोई मानता नहीं है।
और सत्ता भी लोकतंत्र के आधार पर होनी चाहिए। और ये लोकतंत्र के आधार पर सत्ता कैसे आएगी, कौन लाएगा, किस प्रकार से काम होगा। शाहू महाराज का सही अर्थों में सम्मान, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने का काम, उनको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किसने किया। महाराष्ट्र में उनका सम्मान महाराष्ट्र का शासक वर्ग नहीं चलाया। पुणे यूनिवर्सिटी को उनका नाम देने के लिए जब लोगों ने आंदोलन चलाया था 1994 में, तब महाराष्ट्र के शासक वर्ग ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनका सही सम्मान उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके नाम पर जिले हुए, उनके नाम पर विश्वविद्यालय हुए, उनके नाम पर जनपद हुए, उनके नाम पर भागीदारी भवन हुआ। किसने किया? मान्यवर कांशीराम जी के नेतृत्व में यह काम हुआ। 1995 में शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, एक कानपुर का नाम किया। 1997 में शाहूजी महाराज भागीदारी भवन का निर्माण किया गया। 26 जुलाई 1997 में शाहूजी महाराज भागीदारी भवन के सामने शाहू महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। महाराजगंज में 11 मई 1997 में शाहू महाराज की भव्य प्रतिमा वहां लगाई गई। कानपुर में, जहां शाहू महाराज 1919 में गए थे, 26 जुलाई 97 को मान्यवर कांशीराम जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहन मायावती जी के नेतृत्व में शाहूजी विश्वविद्यालय कानपुर में प्रतिमा का अनावरण किया। 26-27 जुलाई 1997 में शाहूजी महाराज के नाम पर बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा मेला वहां पर लगाया गया और लाखों लोगों तक शाहू महाराज के कार्य का, शाहू महाराज के प्रशासन का, शाहू महाराज के आरक्षण नीति का, शाहू महाराज के अर्थनीति का, औद्योगिक नीति का, उनके मानवतावादी विचारधारा का सभी तरफ बोलबाला करने का कार्य उस 2 दिन के बहुत बड़े मेले के माध्यम से, मान्यवर कांशीराम जी के माध्यम से किया गया। बहन मायावती जी मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर सभी कारोबार का नियंत्रण कर रही थी। 26-27 जुलाई को शाहूजी महाराज की प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई। 13 मई 1997 को शाहूजी महाराज के नाम से जिले का निर्माण किया गया। और आप सभी जानते होंगे, कोल्हापुर में 26 जुलाई से लेकर तो 1 अगस्त 2002 को जब आरक्षण को 100 साल पूरे हुए थे, तब मान्यवर कांशीराम जी के नेतृत्व में, बहन मायावती जी के प्रमुख उपस्थिति में वहां पर आरक्षण शताब्दी महोत्सव वहां पर मनाया गया। तो आज इस मौके पर आप सभी से निवेदन है कि शाहू महाराज ने जो कुछ किया वो महात्मा ज्योतिराव फुले का कारवा आगे बढ़ाने का कार्य किया। शाहू महाराज के कार्य को आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य को, शाहू महाराज के कार्य को, महात्मा ज्योतिराव फुले के कार्य को आगे बढ़ाने का काम यदि भारत में यदि किसी ने किया है, भारत में नहीं तो दुनिया के कोने कोने तक, कोलालमपुर में जो मलेशिया की बहुत बड़ी एक शहर के रूप में माना जाता है कोलालमपुर, जहां पर 98 में मान्यवर कांशीराम जी चीफ गेस्ट के रूप में वहां पर हाजिर थे, उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उस कॉन्फ्रेंस में मान्यवर कांशीराम जी ने शाहू महाराज के योगदान के ऊपर बहुत बड़ा वहां पर जिक्र किया था, दुनिया वालों को बताया था कि फुले शाहू बाबा साहब का जो मिशन है, हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहुजन समाज के आंदोलन के रूप में आज हम आगे लेके जा रहे हैं और सत्ता के माध्यम से उनका सम्मान हम वहां पर कर रहे हैं। उनके जन्मदिन की खुशी हम लाखों करोड़ों लोगों के माध्यम से मना रहे हैं। और इस मौके पर मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि शाहू महाराज की जो विचारधारा है, शाहू महाराज का आरक्षण का जो नीति है, उनकी जो मानवतावादी सोच है, वो आज भी उतनी ही आवश्यक है जितनी उस समय थी, आने वाले समय में भी रहने वाली है। मैं सभी से पुरजोर अपील करता हूं कि आने वाले 26 जून को उनकी जो
जयंती है, उनका जो जन्मदिन है, हम सभी लोगों ने, भारत के करोड़ों लोगों ने घर घर में उसे सेलिब्रेट करना चाहिए त्यौहार के रूप में। इस मौके पर मैं बहुजन संगठक के तमाम साथियों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर अपने विचार रखने के लिए मौका दिया, अवसर दिया। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।